जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मिशन रोजगार भारत पर। मैं हूं प्रतीक उपाध्याय और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी के लिए इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टॉपिक रहेगा वैद्युत आवेश। पहले हम लोग ये पता करेंगे कि किसी भी बॉडी पे वैद्युत आवेश कब आता है और कब उस पे वैद्युत आवेश नहीं आता है। तो जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी पे बढ़ जाए या फिर घट जाए, इसका मतलब यह कि कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या लेता है, उस केस में उस बॉडी के ऊपर चार्ज आता है, वैद्युत आवेश आता है। तो वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे समझेंगे? तो मान लीजिए कि यह एक मार्कर है और मार्कर एक कंडक्टर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो इसके पास वैद्युत आवेश तब आएगा जब अपने चारों तरफ उपस्थित हर एक वस्तु के ऊपर यह एक फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचेगा या अपने से दूर करेगा, तब हम मानेंगे कि इसके ऊपर आवेश आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मार्कर के अंदर आवेश आ जाना तब हम लोग क्लियर कर पाएंगे जब यह अपने अगल बगल में रखे हुए किसी वस्तु के ऊपर एक वैद्युत बल लगाए। वैद्युत बल जो होते हैं वो अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं। अट्रैक्टिव का मतलब वो अपनी तरफ खींच भी सकता है और अपने से दूर भी कर सकता है। इसका मतलब यह कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, वैद्युत आवेश जो है, वह एक प्रॉपर्टी है किसी भी वस्तु का जो कि अपने जैसे वस्तु के ऊपर एक वैद्युत बल लगाता है जिसको अपनी तरफ खींच सकता है, अपने से दूर कर सकता है। इसका सिंबल होता है स्मॉल क्यू, कहीं कहीं पे इसका सिंबल कैपिटल क्यू भी होता है। स्मॉल क्यू भी पढ़ते हैं और कैपिटल क्यू भी पढ़ते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो कूलम होती है, इसका मात्रक कूलम होता है, याद रखिएगा हमेशा। क्वांटिटी जो है वो स्केलर है। स्केलर का मतलब ये हो गया कि अदिश है, इसमें सिर्फ परिमाण मिलेगा, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। याद रखिए इस चीज़ को, ये पूछा जाता है। टाइप क्या है? तो वैद्युत आवेश के दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। कब कोई वस्तु धनात्मक आवेश होगा, कब किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश होगा, उसके लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, जब ए जो है वह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, एक इलेक्ट्रॉन को जब वो किसी को डोनेट कर देगा, उस केस में ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और बी जो है जब वह एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, उस केस में बी जो होगा नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वह पॉजिटिव होता है, और जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये याद रखिए हमेशा। अब हम किसी वस्तु पे कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना आवेश है, उसको निकालने के लिए एक फार्मूला को पढ़ते हैं, जो है उसका फार्मूला होता है वैद्युत आवेश का Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। जहाँ पर Q क्या है, जैसे मान लीजिए हमें इस मार्कर के ऊपर टोटल आवेश पता करना है, कितना आवेश है। तो पहले ये पता करेंगे कि इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है, उसका मल्टीप्लाई इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या में कर देंगे तो हमारा इस पूरे मार्कर के ऊपर कितना आवेश है वो पता चल जाता है। Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहाँ पर Q जो है वस्तु पर आवेश, मतलब इस मार्कर के ऊपर कितना आवेश होगा वो पता चल जाएगा। N यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या वो पता चल जाएगी। और E इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि आवेश क्या होते हैं। कहते हैं भाई हमारा बैटरी चार्ज नहीं है, मेरा बैटरी चार्ज नहीं होने का मतलब ये होता है उसमें उसकी बैटरी में जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में वह कम हो गया है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बैटरी का चार्ज ही खत्म हो गया, उसमें पहले से ही रखा हुआ है, बस बैटरी का एनर्जी खत्म हुआ जो कि उसमें हम लोग बाहर से फिर से स्टोर करते हैं। जब भी हम मोबाइल को यूज करने लगते हैं तो उसकी एनर्जी खत्म होती है, उस बैटरी की एनर्जी खत्म होती है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। बाद में हम उसी को चार्ज करते हैं, उसकी एनर्जी को ही भरते हैं। तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं ग्रुप डी में जो आ सकती हैं वैद्युत आवेश के ऊपर, वो मैंने बता दिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारा। तो साथियों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे आप लोगों ने दैनिक जीवन में सुना होगा कि आज मुझे शॉक लगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया जिससे कि मेरा हाथ झुलस गया, या फिर किसी व्यक्ति का जो है वैद्युत करंट से वो एक्सपायर हो गया, इतना मतलब उसने डैमेज हो गया कि उसकी बॉडी ही नहीं बची। ऐसा आपने डेली लाइफ में सुना होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है,
तो चार्ज के फ्लो होने को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका मतलब होगा कि जैसे मान लो कि मैं इलेक्ट्रिक चार्ज हूँ, वैद्युत आवेश हूँ, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं रुका हुआ हूँ तो वैद्युत आवेश हूँ, और मैं ही इलेक्ट्रॉन होके भागने लगूंगा तो वो मैं वैद्युत धारा हो जाऊंगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ तो इलेक्ट्रिक चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन भागने लगा तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। तो ये सबसे पहले इसका प्रतीक जो होता है, सिंबल जो होता है, वह आई होता है या स्मॉल आई होता है, दोनों से हम लोग देखते हैं। क्लास ग्रुप डी के लिए हम लोग ये समझेंगे, कहीं आई लिखा रहे या स्मॉल आई लिखा रहे तो भी हम समझेंगे कि वो करंट ही दिखा रहा है। और मात्रक इसका होता है एम्पियर। एम्पियर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की मात्रक को पढ़ते हैं, और हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे एक एम्पियर को वो भी लिख देंगे। या फिर कूलम पर सेकेंड हो गया। कूलम पर सेकेंड कहाँ से आया? जो फार्मूला होता है वैद्युत धारा का होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ पर क्यू जो होता है वो कूलम होता है उसकी यूनिट, और टी जो है टाइम है, इसलिए उसका सेकेंड हो जाएगा। इससे पहले मैंने अभी बताया क्यू इक्वल टू एन ई होता है, इसलिए एन ई अपान टी जो हो जाएगा वो करंट का फार्मूला हो जाएगा, आई इक्वल टू एन ई अपान टी। बेसिकली हमें यूज ये करना है क्यू बाई टी, क्यू के स्थान पे अगर एन ई रख देंगे तो एन ई अपान टी हो गया। यह भी एक अदिश राशि है, क्यों? क्योंकि करंट में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड भी मिलता है और डायरेक्शन भी मिलता है, लेकिन फिर भी यह एक वेक्टर क्वांटिटी ना होके वह स्केलर क्वांटिटी क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनको वेक्टर बनने के लिए तीन स्पेशल प्रॉपर्टी होनी चाहिए उनके पास। सबसे पहला, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मतलब परिमाण होना चाहिए। दूसरा, उसके पास दिशा होना चाहिए। तीसरा, उसको वेक्टर लॉ फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ आपने क्लास 11th अगर पढ़ा होगा तो उसमें दिया हुआ है। वेक्टर लॉ होता है वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो जो भी भौतिक राशियां इन तीनों को फॉलो करती हैं वही वेक्टर होती हैं, जो इनको नहीं फॉलो करती हैं तो वो स्केलर हो जाती हैं। तो विद्युत धारा में परिमाण भी है और दिशा भी है, फिर भी वह अदिश इसलिए हुआ क्योंकि वह वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो याद रखिएगा इसको, ये पूछा जाता है कि वैद्युत धारा में दिशा भी है और परिमाण भी है, फिर भी वह अदिश क्यों है? क्योंकि वह वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो अदिश राशि हो। तो साथियों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन जो है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा 10 सेकेंड में कितना धारा प्रवाहित होगा। एक कूलम आवेश का कोई वस्तु है जिसमें कितना धारा प्रवाहित होगा 10 सेकंड में, ये पता करना है। तो सबसे पहले हम ये पता कर लें कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर Q इक्वल टू दिया हुआ है 1 कूलम, तो 1 रख देंगे Q के स्थान पे। N का वैल्यू निकालना है और E का वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। यहाँ से N का वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा फैक्टर नीचे डिवाइड में जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻−19। इसको सॉल्व करेंगे तो 100/16 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। इसको सॉल्व करने पे ये आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है तो वह एक मल्टीपल में जाता है, इंटीग्रल मल्टीपल में, पॉइंट में कभी भी नहीं जाएगा। ये याद रखिएगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड करके एक दूसरे से नहीं ले जाएंगे, एक फिक्स नंबर में जाते हैं। तो यहाँ 6.25 कभी नहीं हो सकता, इसको हम 625 करेंगे। तो यहाँ पे ये 100 उधर जाएगा तो 625 इंटू 10⁻16 कूलम। इतने होंगे एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 625 इंटू 10⁻18। याद रखिएगा 6.25 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी टूट के नहीं जा सकता, डिवाइड होकर नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन कभी भी डेसिमल में नहीं ट्रांसफर होगा, कभी भी वह रेशनल नंबर में नहीं डिवाइड होगा, मतलब p/q के फॉर्म में कभी भी वो नहीं जाता एक दूसरे बॉडी में, हमेशा वह फिक्स नंबर में जाता है, जो कि है 625 इंटू 10⁻16। अब हमें पता करना है कि 10 सेकंड में कितनी धारा होगी। तो हमें ये Q का वैल्यू पता चल गया कि हमें N का वैल्यू पता चला है। हमें पता करना है I का वैल्यू, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है और NE अपान टी होता है। NE का वैल्यू कितना दिया उन्होंने? 1 दिया हुआ है, 1 कूलम चार्ज, और टाइम कितना दिया है? 10। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 एम्पियर, ये हो जाएगा करंट। तो करंट की वैल्यू आएगा 0.1 एम्पियर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, इतने होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर। तो साथियों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभव।
तो वैद्युत विभव जैसे ही आप किसी बैटरी को देखते हैं तो उस पर लिखा होता है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 500 वोल्ट, इस तरह से लिखा होता है। तो यहाँ पर वो वोल्ट जो बता रहा है वह उसका वैद्युत विभव बता रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने सुबह भोजन किया, भोजन जैसे ही किया तो उस समय मेरे पास एनर्जी कुछ आई होगी और मैं वर्क करना चालू किया, तो सुबह भोजन करने के 1 घंटे बाद क्या मेरे बॉडी में उतनी एनर्जी रहेगी जब मैं सुबह भोजन किया था। तो आप देखेंगे जैसे ही हम वर्क करना चालू करेंगे हमारी एनर्जी धीरे 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 कम होती जाएगी और लास्ट में हमें भूख लग जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई। तो आप अगर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में समझें तो जब भी कोई बॉडी, कोई चार्ज जो है वह अगर वर्क करता है तो उसकी एनर्जी में कमी आती है। इस तरह से उसके वर्क और उस चार्ज के डेफिनेशन को, उस दोनों के डिवाइड करने पे जो मिलता है वो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि V = W/Q, जहाँ पर W है वर्क डन और Q जहाँ चार्ज है। वर्क डन मतलब किया गया कार्य। अगर कोई आवेश कार्य करेगा तो वह कितना कार्य किया है इसका कैलकुलेशन, इसकी गणना हम लोग वैद्युत विभव में करते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो V होता है, मात्रक वोल्ट होता है या फिर जूल पर कूलम हो जाएगा। जूल पर कूलम कहाँ से आया, W है कार्य, कार्य का यूनिट होता है जूल और Q यहाँ पर कूलम हो गया, तो V = W/Q हो गया। यह भी एक अदिश राशि है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा, जब भी किसी आवेश को एक अनंत दूरी से किसी एक जगह पे ले आया जाता है, जैसे मान लीजिए मेरा फ़ोन है, उसको चार्ज करना है और मुझे विद्युत आवेश को अर्थिंग से खींच के ले आना है। अर्थिंग एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर विभव जो है 0 होता है, उसका विभवांतर 0 होता है। उस जगह से किसी आवेश को ले आके मेरे फ़ोन में चार्ज करना है। हमने चार्जर लगाया बोर्ड में, बोर्ड से चार्जर को अपने मोबाइल में कनेक्ट कर दिया। उस केस में क्या होगा कि उस चार्जर से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो होते हुए हमारे फ़ोन की बैटरी में आके स्टोर होती है। तो जो चार्ज होता है उसका भी कुछ पोटेंशियल होता है, वो भी कार्य करवा रहा है इलेक्ट्रॉन को अपने से अपोजिट। सेम ऐसा समझिए कि हमने एक कूलर रख लिया, बहुत बड़ा कूलर रख लिया। अब कूलर का हवा जो है हमारी तरफ आ रहा है और हमें बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, तो वो उसकी हवा हमें अपने से दूर करेगी। अगर मैं उसके पास जाऊँगा, कूलर के पास, तो उसकी हवा क्या करेगी, अपनी तरफ खींच रही है, नहीं, उसकी हवा हमें अपने से दूर करेगी, लेकिन फिर भी हमें उसकी ज़रूरत है। सेम वैसे ही समझिए कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी वायर में है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उसकी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, जबकि उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। तो याद रखिएगा, हमेशा करंट बैटरी के पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ जाती है। ये आप क्लियर रखिए। तो इसका जो वैद्युत विभव होता है वह किसी अनंत जगह से किसी एक वैद्युत क्षेत्र में ले आने में जितना कार्य करना पड़ता है किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसको हम वैद्युत विभव कहते हैं। और विभवांतर क्या होता है, जब हमारे पास कोई 2 पॉइंट फिक्स हो जाएं, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B, ये दोनों फिक्स पॉइंट हो गए, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को A से B तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, वो होता है वैद्युत विभवांतर। इसका मतलब है कि इसमें भी 2 पॉइंट होती हैं, लेकिन एक अनंत होता है और एक ही पॉइंट फिक्स होता है। अनंत से किसी एक आवेश को A तक ले आने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो वैद्युत विभव होगा। लेकिन जब हमारे पास दोनों पॉइंट फिक्स हो जाएं, A और B दोनों फिक्स हो जाएं, A से B तक ले जाने में किसी आवेश को जितना कार्य करना पड़ता है उसको हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। दोनों का मात्रक सेम होता है, दोनों सेम राशि हैं, दोनों का फार्मूला भी सेम है, ये याद रखिएगा। और बस अंतर ये है, इसको V से दिखाते हैं और इसको डेल्टा V से दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि विभवांतर है। मान लेते हैं कि A के स्थान पे विभव कितना है, V है, V1 है, और B के स्थान पे V2 है। जब आवेश V1 के पास था तो उसने वर्क डन किया, कार्य किया W1, और जब B के पास गया तो W2। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा V = डेल्टा W/Q, क्योंकि यही Q चार्ज जो है वो यहाँ से यहाँ तक गया। इसने कार्य किया W1, यहाँ पहुँचने पे W2 किया। तो ये फार्मूला को चेंज करेंगे तो बाद में कितना विभव आया, V2 आया, और प्रारंभिक में कितना था, V1 था, और कार्य कितना हो गया, बाद में कितना कार्य हुआ, W2, और स्टार्टिंग में कितना था, W1, और इसको हम लोग Q से डिवाइड कर दिए। तो ये फार्मूला हमारा बन गया वैद्युत विभवांतर, और ये फार्मूला था V = W/Q, ये था विभव के लिए। इसमें क्या अंतर हो गया, क्योंकि इसमें एक पॉइंट इनफाइनाइट है, अनंत है, तो वहाँ के लिए विभव 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा अंतर चेंज हो गया। ठीक है, अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ और
प्रतिरोध का संयोजन, और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।